नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे विवाह के बारे में, क्योंकि कुछ जातक जातिकाओं की ये प्रश्न थी कि हमारा विवाह कब होगा और विवाह कैसा चलेगा, हमारा वैवाहिक जीवन जो है या हमारा पार्टनर किस नेचर का होगा। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं खोजते हुए नजर आते। इसलिए मैं पहले थोड़ा सा विवाह के ऊपर एक बार बात कर लूं, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाए कि हम कुंडली में जो चीज देखना चाहते हैं वो आखिरकार है क्या। क्योंकि आपको ये पता नहीं कि हमें देखना क्या है, तो फिर आप उसके अंदर खोजोगे कैसे, है ना। बहुत ही प्रैक्टिकल बात करेंगे, रियल लाइफ की बात करेंगे, कोई फैंटेसी नहीं, कोई हवा हवाई बातें नहीं। आपको सारी चीजें पहले क्लियर हों, इसके बाद आप उन चीजों को आराम से कुंडली में लगा के देखिएगा और फिर आप खुद बताइएगा कि वो चीजें आप लोगों की कुंडली में किस लेवल तक मैच होती हैं अथवा नहीं होती। आइए शुरू करते हैं। पहले चर्चा कर लें, फिर अपन चलेंगे कुंडली पे, क्योंकि पहले जिंदगी है, जिंदगी को फिर अप्लाई करने के लिए कुंडली है। मैरिज के अंदर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए, एक तो ये कि एक लड़का और एक लड़की आपस में इनकी शादी हो गई और ये साथ रहने लगे, है ना। ये तो सभी में होता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन दोनों के अंदर एक म्यूचुअल बॉन्डिंग है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं और उस कंडीशन में मैरिज लाइफ जो है वो हैप्पीली चली जा रही होती है। कहीं पे भी कोई भी अड़चन नहीं। ये हो जाएगा बिल्कुल ऐसा केस जिसे हम कहेंगे स्वर्ग से बनी हुई जोड़ियां। इसके अंदर थोड़ी बहुत कुछ अप डाउन अगर रहती भी है तो वो ना तो मनभेद है ना तो मतभेद है, कहीं ना कहीं वो गाड़ी के दोनों पहिए आपस में बैलेंस है, चीजें चल रही हैं। कुंडली मिलान में यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो ग्रह मैत्री है वो सपोर्ट कर रही है और आपस में वो सारी चीजें बिल्कुल एक दूसरे से म्यूचुअल होकर कहीं ना कहीं हाँ में हाँ और ना में ना एक जैसी दिखे और निकल जाए। होता है ऐसे बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये वाले केसेस काफी हद तक हम देखते थे पहले के समय के अंदर। आजकल का जो परिस्थिति है उसमें हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले की परिस्थिति में क्या था कि सब लोग साथ रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं खेती किसानी या जो भी दूसरी चीजें थी, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैरिज लाइफ में परेशानियां नहीं रही थी, वो तो हमेशा से रही है, क्योंकि हर इंसान जो है वो किसी ना किसी बात को लेकर तो दुखी रहेगा ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जहां तक मुमकिन है, तो ये एक केस होता है, ये सबसे बेस्ट केस होता है। ठीक है, ये आपको कुंडली में सबसे अच्छे से नजर आ जाएगा। सेकंड जो होता है वो होता है दूर रहना। दूर रहने वाला केस क्या है इसको समझ लीजिए। दूर रहने वाला जो केस है वो इस तरीके से है जैसे कि एक सैनिक की शादी होती है, तो उनको काफी लंबे लंबे समय तक पोस्टेड रहना पड़ता है। या फिर ऐसे भी कुछ जातक जातिकाएं हैं जिनको की ऑयल फील्ड्स में जॉब करनी होती है, वहां पे भी आप देखो, मर्चेंट ने भी देखो। ऐसी परिस्थितियों में क्या है, शादी में कोई टूट नहीं हो रही, शादी में कोई टूट नहीं हो रही, प्रैक्टिकली जो है उनका जो प्रोफेशन है वो उनको एक दूसरे से दूर रख रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, मैरिज इज ओके, हस्बैंड भी समझ रहा है, वाइफ भी समझ रही है, दोनों में समझ पूरी है, कोई खिटपिट नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल मजबूरियां हैं, इस कारण से कहीं ना कहीं पर हम क्या देख रहे होते हैं कि हस्बैंड या तो कहीं एक जगह काम कर रहे हैं, वाइफ की जॉब के कारण उनको कहीं और ट्रांसफर है, वो कहीं और रह के काम कर रहे हैं। या फिर हस्बैंड सेना में है, हस्बैंड जो है वो आपके ओवरसीज काम कर रहे हैं, या फिर मर्चेंटाइल नेवीज में ऑयल फील्ड्स के जॉब्स में काम कर रहे हैं, शीशोर पे रहना पड़ता है। उस परिस्थिति में मैरिज फिर भी हैप्पी है, मैरिज फिर भी ओके है, लेकिन दोनों के बीच में दूरियां हैं। ये कैसा सेपरेशन है, ये सेपरेशन कहलाएगा फिजिकल सेपरेशन, कि एक इंसान कहीं और काम कर रहा है, दूसरा कहीं और काम कर रहा है, इवन दो दोनों मैरिड है, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तीसरा केस वो है जहां पे कि दोनों के दोनों साथ रह रहे हैं लेकिन बन दोनों की नहीं रही, ना वो इनको समझ रहा ना ये उनको समझ रहे, फिर भी रह रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ रह रहे हैं का मतलब है कि जो मैरिज का आपका लॉर्ड है
कहीं ना कहीं हम ये कहें कि आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है ये तो दिखा रहा है कि हाँ, फिजिकल लेवल पे आप अपने पार्टनर के कहीं ना कहीं आसपास तो हो, लेकिन उस केस में अंदर से कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है जो कि कनेक्ट नहीं कर पा रहा। रह रहे हैं साथ में, कभी लड़ लेंगे, कभी साथ रह लेंगे, फिर लड़ लेंगे, फिर साथ लड़ लेंगे, और साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियों में ये देखा जाता है कि जी तो रहे हैं एक दूसरे के साथ रहकर, लेकिन एक दूसरे को या तो समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे को या तो अहमियत नहीं दे पा रहे। कुछ ना कुछ ऐसा है जो पास तो रख रहा है, लेकिन पास रखकर भी फिजिकल क्लोज बट इमोशनली बहुत ज्यादा दूर दूर। तो ये होता है तीसरा केस। ठीक है, फिर आखिरी होता है चौथा केस, जिसमें हम कहते हैं कि विवाह ही ना हो, विवाह ही ना हो। तो ये तो बिल्कुल एक तरफा केस हो जाता है। इसमें पहले तो ना इंसान का शादी करने का मन है, और दूसरा ना उसके साथ कोई भी एक पॉइंट है जो कि हेल्थ ऑफ द मैरिज का जो या फिजिकल कनेक्शन जो है किसी भी चीज पे दिखाता हो। जिसके इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा वो होगा आपको मिलेगा एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुंडली में। उनका कोई विवाह नहीं हुआ। अटल बिहारी जी की कुंडली में भी हम इस वाले पर्टिकुलर केस को समझ पाएंगे, है ना। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ही लेजेंड अपने को उदाहरण मिलेंगे। हमारी सुश्री क्या कहना चाहिए, लता मंगेशकर जी, उनकी कुंडली में भी हम इन तरह की चीजों को खोज कर सकते हैं। जो भी जिज्ञासु लोग हैं जो खोजना चाहते हैं, वो उन लोगों की कुंडलियां उठाएं जिनका विवाह नहीं हुआ, वहां पे ये केस लगा के देखिएगा कि वहां पे क्या बनता है। जो साथ में रह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं खिटपिट हो रही है, उन लोगों की कुंडली उठाएंगे तो ये वाला केस लगा के देखेंगे। जो लोग अपने अपने जॉब्स के कारण या कोई और सेकेंडरी फैक्टर्स के कारण एक दूसरे से दूर रह रहे हैं बट हैं तो मैरिड, वो वाले केस को आप किस वाले में देखेंगे। और साथ ही साथ जो बिल्कुल नॉर्मल मैरिज हैं, बहुत ही सिंपल से कपल्स हैं, उनको आप पहले वाले केस के साथ देखेंगे। अब बात उठती है कि जिंदगी में हमने ये 4 केसेस समझ लिए, अब इन 4 केसेस को ही हमें अपने मैरिज के लिए सबसे पहले अपने माइंड में रखना है। सवाल ये होना चाहिए कि मेरी मैरिज जो होगी उसमें मेरे को क्या साथ रहना ठीक है, मेरी जो मैरिज होगी क्या उसमें दूर रहना ठीक है, मेरी जो मैरिज होगी क्या मैं साथ रहकर भी कहीं मन से दूर तो नहीं रहूं, या फिर मेरी शादी ही ना हो। ठीक है, तो पहले इस वाले को तो क्रैक करना होता है कि भैया मैरिज होगी कि नहीं होगी। मैरिज होगी कि नहीं होगी को लोग 7th हाउस से पहले पकड़ते हैं। सबसे पहले वो पकड़ते हैं कि 7th हाउस क्यों, क्योंकि हमने बोला मैरिज तो उन्होंने उठा के लगा दिया 7वां घर जो है वो विवाह का होता है, इसलिए हर इंसान पहले पहुंच जाता है विवाह पर, जबकि ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आप जाना हमेशा 8th हाउस के ऊपर। 8th हाउस के ऊपर क्यों, क्योंकि देखिए इसका काम है चीजों को दे देना। 7th हाउस का काम है चीजों को दे देना, लेकिन वो चीजें देगा तो उसकी कंटिन्यूटी भी कहीं ना कहीं मेंटेन होनी चाहिए। बहुत ठंडे दिमाग से इस बात को समझिए। ये पहला भाव क्या था, ये पहला भाव था आपके लिए आपकी सेहत, आपकी पर्सनैलिटी। आपकी सेहत और आपकी पर्सनैलिटी किस पर डिपेंड करेगी, आपके भोजन के ऊपर और आपके संचित धन के ऊपर। जितना आपके पास धन होगा उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी, और जितना आप भोजन कर सकते हो उसी हिसाब से आपकी हेल्थ होती है। तो कहीं ना कहीं एक घर आगे वाली चीज जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है। इसलिए यहां भी पहले ये देखिए कि 8th हाउस की सिचुएशन क्या कहती है, पहले इसको समझिएगा, क्योंकि ये वो चीज है जो इसको सपोर्ट करेगी। एकदम से नहीं आ जाना कि बिल्कुल 7th हाउस को उठाना है और 7th हाउस के लॉर्ड को पकड़ के चले चलना है। 7th हाउस का लॉर्ड तो खुले तौर पे बताएगा बताएगा, उसकी कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि 8th हाउस क्या कह रहा है। क्यों, क्योंकि लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज जो है वो 8th हाउस का ही फैक्टर बन के आएगी। अगर लॉन्गेविटी थोड़ा सा भी दिखा रही है और फिर 7th हाउस सपोर्ट कर रहा है, तब जाके थोड़े समय के लिए मैरिज होके ब्रेक हो सकती है। अगर लॉन्गेविटी ही नहीं दिखा रही और 7th हाउस का मालिक भी निगलेक्ट कर दे कि नहीं करना नहीं, उस कंडीशन में स्ट्रांगली मैरिज नहीं होगी। जैसे कि केस समझिए, यहां पे जो भी राशि लिखी हो हमें उससे कोई भी मतलब नहीं, ठीक है, ना ही हमें उस राशि के स्वामी से कोई बहुत ज्यादा मतलब रहेगा। हमारे को मतलब है आपके 8वें घर के अंदर जो भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो नक्षत्र आपको मिलेगा उस नक्षत्र के स्वामी को समझिएगा। ठीक है, आपकी कुंडली में 8th हाउस में जो भी मिड पॉइंट आए उस पे एक नक्षत्र आएगा, उस नक्षत्र के स्वामी को समझिएगा
वो बताएगा कि क्या उस कुंडली में मैरिज होगी भी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर 8th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड अपने से षडाष्टक कर गया, अपने से षडाष्टक कर गया, तो अलग अलग परिस्थितियां बन सकती हैं। पहली परिस्थिति, अगर यहां का मिड पॉइंट लॉर्ड लगन में चला गया, फर्स्ट हाउस में चला गया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो आपको ऐसा थॉट ही दे सकता है कि मुझे मैरिज करनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहला भाव क्या है, स्वयं है वो, और स्वयं ने ही इनकार कर दिया कि मुझे मैरिज करनी ही नहीं। अब भैया जब वो मैरिज करना ही नहीं चाहता, जब वो उसका सुख की बात सोचना ही नहीं चाहता, जब इंसान खाना खाना ही नहीं चाहता, तो शरीर को क्या लगेगा? वही चीज यहां भी है। इस हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में चला गया, तो कई बार इंसान के सोच में कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस मिल जाएगा जो उसको मैरिज करने से ही रोक सकता है। ये पहली चीज देखनी है। फिर यहां से षडाष्टक का केस हमने पहले लिया, ये 6 हो गया। 6 के बाद आता है 8 और 12। तो 6 के बाद 8 अगर देखेंगे तो ये 6 था, ये 7 है, ये 8 होगा। यानी कि 8वें घर में जो भी था उसका मिड पॉइंट जहां भी था, उसका नक्षत्र स्वामी वो तीसरे घर में जाके बैठ जाए, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जाके बैठ जाए। ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इंसान जल्दी शादी को तैयार ही ना हो, और हो सकता है कि देरी करते करते इतनी देरी कर दे, इतनी देरी कर दे कि एक उम्र ही निकल जाए। देखिए अमेरिका जैसे देश में तो आप किसी भी एज में मैरिज देख सकते हो। भारत में क्योंकि अभी वो कल्चर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे कल्चर के अंदर के हिसाब अगर वो एज निकल गई तो फिर इंसान फिर कहता है अब मैं क्या इस उम्र में शादी करूंगा। ऐसी परिस्थिति में भी वो चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तीसरा है कि यहां का स्वामी उठे और बैठ जाए कहां पर, 7th हाउस में। अब इसका कनेक्शन ही मैरिज के साथ हो गया, इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पे पहली चीज है कि पहले मैरिज होगी, मैरिज होने के बाद उसके सुख को खत्म करेंगे। अगर ये 12वां है अपने से, लेकिन अगर 8th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड आपको 7th के साथ कनेक्ट होकर दिख गया, तो ऐसी परिस्थिति में मैरिज होगी, मैरिज होने के बाद ब्रेक होगा। फर्स्ट में आ गया, हो सकता है मैरिज ही ना हो, वो सोच में इनकार कर दे, और अगर थर्ड में आ गया तो शायद वो बहुत ही लेट एजेस पे जाकर सोचे, या अन्यथा ना भी सोचे। ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, यहां पे अगर मिड पॉइंट लॉर्ड, अगर मिड पॉइंट लॉर्ड कोई ग्रह, मान लीजिए शनि जैसे नेचर का ग्रह हो गया, राहु है तो फिर भी जल्दबाजी, केतु है तो भी डिनायल, शनि है तो विलंब, ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि जो सुख है, विवाह का सुख है, वो कनेक्ट अगर इन ग्रहों से हो गया, केतु से या शनि के साथ, ऐसी परिस्थिति में मैरिज कभी कभी लेट भी होती है, कभी कभी लेट भी होती है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये केस आपको क्लियर है। किसी भी कंडीशन में ये वाली चीज को हमेशा लगाना है, सभी के साथ लगेगा ये। इसको तो डिनाई करने के लिए हमने लेखा ही लेखा, लेकिन ये सभी के साथ लगेगा, क्योंकि यही बताएगा, यही बताएगा मैरिज हैप्पीनेस है या नहीं है। आपकी पूरी कुंडली के अंदर आप शादी हमेशा यहां से खोजते आए हो, जो कि सिर्फ उसका काम क्या है, एक दिन की पार्टी करवा देना, लोगों के सामने फेरे करवा देना, एक एक्सेप्टेंस करवा देना। क्योंकि मैरिज में क्या होता है, मैरिज का मतलब है जहां पे लोगों ने आपको ब्लेसिंग दी है। तो 7th हाउस का काम है पार्टनर्स को लाना, कनेक्ट करना और लोगों की ब्लेसिंग दिलवाना, मगर उसको चलाने का काम 8th हाउस है। आपका जन्म हुआ, आपने जन्मदिन मनाया, सब कुछ फर्स्ट हाउस था, लेकिन आप जी रहे हो क्योंकि आप खा रहे हो, इसीलिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सब पे लागू होता है। अगर ये डिस्टर्ब है, अगर ये डिस्टर्ब है, तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके मैरिज लाइफ के अंदर मैरिज तो हो भी जाए, लेकिन उसकी हैप्पीनेस में कमी देखने को मिलेगी। ये चीज यहाँ के लॉर्ड के साथ भी लागू होगी, यहाँ के लॉर्ड के साथ भी लागू होगी, और तो और मिड पॉइंट लॉर्ड के ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा गहरा है। अगर, हमेशा ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं हेल्थ और सोल, तो हेल्थ से मेरा मतलब है उस राशि का स्वामी। अगर राशि का स्वामी ही नीच हो गया, नीच हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो मैरिज के रिलेशन के अंदर ही बहुत ज्यादा तनाव है। और अगर सोल, मिड पॉइंट लॉर्ड, अगर मिड पॉइंट लॉर्ड वो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया, खराब परिस्थिति में चला गया, तो इंसान मन ही मन में घुट रहा होगा। एक होता है कि भाई बुरी परिस्थिति में है, और एक होता है मन के अंदर बिल्कुल भी सुख ना हो। ठीक है, ये चीज हमें समझनी होगी।
तो ये तो हुआ पहला, ये सब पे लागू होगा। अगर इंसान मैरिड तो है और मैरिड होने के बाद दुखी है, तो मान के चलिएगा या तो इस भाव का स्वामी या इस भाव की आत्मा, मिड पॉइंट लॉर्ड नक्षत्र का स्वामी, वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है। उसके ऊपर काम करके कोशिश की जा सकती है मैरिज की चीजों को नॉर्मल या न्यूट्रल करने की। अब दूसरी बात, ये है आपके लिए मैरिज। मैरिज, यहाँ पे मैरिज का दूसरा टर्म हम यूज करते हैं पार्टनरशिप्स भी 7th हाउस में, है ना। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक पार्टनरशिप, एक बॉन्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, अब वो इसका मुद्दा है। इसके लिए ये देखना है कि यहाँ का जो स्वामी है, इस भाव का जो स्वामी है, सबसे पहले स्वामी, जो भी राशि यहाँ पड़ती है उसका स्वामी अपने से 12वें नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। यहाँ का स्वामी उठ के अगर 6th हाउस में आ गया तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है मैरिज की वो ही बिल्कुल खत्म होगी, ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि मैरिज ना ही हो। अगर ये दोनों केसेस, ये वाला पॉइंट मैच हो जाए और ये मैच हो जाए, तो 100% डिनाई कर जाएगा इंसान, शादी ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो किसी के साथ बॉन्डिंग, पार्टनरशिप करना ही नहीं चाहता, वो अपने से 12th है। और दूसरा, ये भी जो उसका सुख था वो भी नहीं था। तो अगर दोनों ने डिनाइल दे दी तो 100% डिनाइल है, देयर कैन नॉट बी एनी मैरिज पॉसिबल, क्योंकि इंसान फिर आगे बढ़ना ही नहीं चाहेगा। ये पहला केस। दूसरा, इसको पूरा कर लिया अपन ने, समझ लिया, यहाँ का लॉर्ड यहाँ कहीं दिख जाए तो, और ये बिल्कुल डिस्टर्ब हो, या यहाँ का लॉर्ड यहाँ पे भी आ जाए और ये डिस्टर्ब हो, तो भी वो कर जाएगा। अब समझिए, ये केस साथ रहने वाला, ये साथ रहने वाला केस तो बिल्कुल आसान है। आपका जो ये जहां पे भी ये 7वां घर है, वहां पे कोई भी राशि लिखी हो, उस राशि के स्वामी को उठाइएगा, आप अपने लगन को देखिएगा, वहां पे एक डिग्री लिखी होती है, एग्जैक्टली वही डिग्री इस पर्टिकुलर राशि के भी मिड पे ही आएगी। ठीक है, तो उस डिग्री में कौन सा नक्षत्र आता है उस राशि में, उसको उठाइएगा। बस इन दो चीजों को देखिएगा। आपकी कुंडली में अगर 7th हाउस का मालिक यानी राशि का स्वामी और मिड पॉइंट लॉर्ड केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सुखी हैं। आप मान के चलो कि साथ रहना है, नॉर्मल कंडीशन के साथ सारी चीजें चलती चली जाएंगी। अगर ये पोजीशन बनती है कि 7th हाउस की राशि का स्वामी और मिड पॉइंट लॉर्ड ये केंद्र में बैठे हैं, तो या फिर ये अगर 11th में बैठ जाएं या फिर 3rd हाउस में बैठ जाएं, तो भी यहां से नवम पंचम होंगे। ऐसी परिस्थितियों में भी अच्छा माना जाएगा। अपने से 11th आ जाए तो भी लाभदायक है, तब भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, यहां तक भी चीजें अच्छी मानी जाएंगी। तो पहला वाला केस क्या है, यहाँ का स्वामी, राशि स्वामी और मिड पॉइंट लॉर्ड ये या तो केंद्र में बैठे 1 4 7 10, या फिर 11 नंबर जो 11वां भाव है वहां पे, तीसरा भाव है वहां पे, 9वां भाव है वहां पे, या फिर पंचम भाव है यहाँ पे बैठ जाए तो अच्छा है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। ये वाला केस लेते हैं, दूर रहना, मैरिज हो जाएगी लेकिन हस्बैंड वाइफ दूर रह रहे होंगे। यहाँ पे जो आएगा मिड पॉइंट, ये ब्रेक नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि 8th हाउस का राशि स्वामी भले परेशान कर रहा हो, लेकिन उसका मिड पॉइंट लॉर्ड खराब नहीं होगा, वो नॉर्मल न्यूट्रल कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा। यानी वो कहीं भी ढंग का बैठा होगा, षडाष्टक नहीं बैठा होगा, 6 8 12 यहां से नहीं बना रहा होगा। लेकिन लेकिन जो यहाँ का हेल्थ लॉर्ड होगा, हेल्थ लॉर्ड मतलब राशि का स्वामी, राशि का स्वामी, वो हो सकता है आपको 12वें घर में देखने को मिले, हो सकता है वो आपको 2nd हाउस में बैठा हुआ मिले, हो सकता है वो आपको 12th हाउस में बैठा हुआ मिले। क्योंकि ये ओके ओके है तो मैरिज हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी। अगर यहाँ बैठा है तो भी दूर रहेंगे, यहाँ बैठा है तो भी दूर रहेंगे, और यहाँ बैठा है तो भी दूर रहेंगे। इसलिए जब कोई कुंडली लेकर आता है, मैं कुंडली मिलान से पहले इंसान से कह देता हूँ, भाई ये योग बन रहा है कि तुम्हारा 7th हाउस का लॉर्ड ही कहाँ जा रहा है, 12वें घर में जा रहा है, अपने से 6ठे जा रहा है, या फिर अपने से 8वें जा रहा है, या अपने से 12वें जा रहा है। तो ऐसे इंसान के साथ मैरिज कर लो जो कि दूर रहता हो, जैसे कि सेना में कम से कम 6 महीने दूर रहेंगे, पास आएंगे उतना समय, क्लोज बॉन्डिंग रहेगी, फिर दूर जाएंगे, आराम से चीजें चलेंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि फिजिकल हेल्थ ऑफ द मैरिज जो है उसमें थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। षडाष्टक हो रही है फिजिकल हेल्थ ऑफ द मैरिज, यानी कि बॉन्डिंग्स अगर ठीक ठाक भी है तो भी कहीं ना कहीं सेपरेशन फिजिकल लेवल पे रहने की कंडीशन बनेगी। हाँ, अगर इसी में इसका मिड पॉइंट लॉर्ड कहीं षडाष्टक पड़ जाए तब तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट लॉर्ड ही षडाष्टक कर गया तो फिजिकल हेल्थ ऑफ द मैरिज भी खराब है, लोग दूर रह रहे हैं लेकिन आपस में बॉन्डिंग होती है, जो मैंने कहा
अब इसमें क्या हो, अगर मिड पॉइंट लॉर्ड षडाष्टक हो गया तो वो बॉन्डिंग भी ना होगी, फिर वो बॉन्डिंग भी नहीं होगी। ऐसा केस बहुत स्ट्रांगली जाएगा डिवोर्स मांगने के लिए। अब आखिरी ये वाले केस को भी समझते, थोड़ा सा ही बचा है, ये और ये इन दोनों के बीच का ही एक कॉमन पॉइंट है। साथ रहकर भी दूर हैं का मतलब है कि जो आपके 7th हाउस का राशि स्वामी है, वो 7th हाउस का राशि स्वामी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक ठाक बैठा होगा, ठीक ठाक होगा। ठीक ठाक से मेरा मतलब है कि वो या तो केंद्र में कहीं बैठा रह जाएगा, या आपके 11th हाउस में, 3rd हाउस में बैठा हुआ मिल सकता है, 5th में बैठा हो, 9th में बैठा हो, यानी ये ठीक ठाक बैठा हुआ दिखेगा। किसकी कुंडली में? जो दुखी है उसकी कुंडली में देखना, ठीक है। उसमें यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हो या अच्छा ही बैठा होगा, लेकिन क्या हो, यहाँ पे जो इसका मिड पॉइंट लॉर्ड निकल के आता हो, जो इसमें का मिड पॉइंट लॉर्ड नक्षत्र का स्वामी बन के आए, वो किसी भी कंडीशन में दुखी हो, यानी कि उसकी पोजीशन या तो षडाष्टक हो जाती हो, 6 8 12 का फॉर्मेशन ले लेती होगी, या फिर मतलब 12th हाउस में बैठा हो, या तो 2nd हाउस में बैठा हो, या तो आपके कहाँ पे बैठा हो, 6th हाउस में, या फिर वो नीच राशि में आता हो, या पापी ग्रहों से दृष्ट हो जाता हो, या केतु के नक्षत्रों के साथ जुड़ जाता हो, या केतु के साथ भी जुड़ जाता हो, जो त्याग वाला है। ऐसी परिस्थितियों में मैरिज तो रहेगी, साथ साथ तो रहेंगे, लेकिन हमारे जो अंदर से एक कॉमन पॉइंट बनना चाहिए कि हमें साथ आना है, वो अंदर से आत्मा जो है वो कनेक्ट नहीं करती। तो ये वो केस हो जाता है साथ रहकर भी दूर रहने का। इसमें आपको राशि जो दिखेगी, राशि का स्वामी तो ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन जो मिड पॉइंट नक्षत्र लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं गलत, या फिर वो परेशान या पीड़ित दिखेगा। ये देखा जाता है किसी भी विवाह वाले कुंडली के अंदर। इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर आप इस बात को लगा के देखिएगा। जो लोग मैरिड हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, जो अनमैरिड है वो भी कमेंट कीजिएगा कि क्या उनको ये चीजें दिखाई देती है कि नहीं देती। लेट मैरिज के केसेस में क्या होता है, कई बार जो यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड होता है वो शनि के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो शनि डिलेस को दिखाता है। ऐसी परिस्थिति में शादियां लेट हो रही होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ का जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो खुद भी शनि बन जाए, और उसके अंदर के जो नक्षत्र है वो भी कहीं शनि से कनेक्ट हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में भी मैरिजेस जो है वो लेट होती है। हाँ, एक स्पेशल केस है जिसको ध्यान रखना होता है। शनि की राशि अगर 7th हाउस में ना हो तब, शनि की राशि 7th हाउस में ना हो तब, शनि अगर 5th हाउस में बैठा है कुंडली में और वो 3rd एस्पेक्ट कर दे, यानी कि शनि जो होना चाहिए वो डायरेक्ट मोशन में होना चाहिए, रेट्रोग्रेड मोशन में नहीं होना चाहिए। शनि की राशि ना हो 7th हाउस पे, और शनि डायरेक्ट होकर यानी कि मार्गी होकर बैठा है 5th हाउस में, उसका 3rd एस्पेक्ट आ जाएगा 7th हाउस पे। ऐसी कंडीशनों में मैरिज अनकंडीशनल वेज में डिले हो जाया करती, अनकंडीशनल वेज में डिले हो जाया करती हैं। वो स्पेशल केस है जब शनि 5th हाउस में किसी भी राशि का बैठा हो, लेकिन 7th हाउस के अंदर शनि की राशि नहीं आनी चाहिए, तब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको प्रैक्टिकली पहले बात समझ में आई होंगी। मैरिजेस को आप लेके जो इतना परेशान हो, तो वो पहले इन चीजों को समझ लो, फिर इन चीजों को देखो। अगर वो है तो आप उसके लिए पहले प्रिपेयर्ड हो जाओ। ये केसेस है, देन ऐसे इंसान से मैरिज कर लो जहां पे कि वर्क्स या तो किसमें होते हैं, आपके ऑयल फील्ड्स के वर्कर्स हैं, या तो फिर मर्चेंट नेवीज हैं, या तो फिर ऐसे जो ओवरसीज में वर्क कर रहे हैं, वहां पे आप अपनी मैरिज को आराम से चला सकते हो। ये वाली कंडीशन के अंदर अगर आ रहे हो तब तो फिर अलग ही बात है, उसके लिए आप पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। ये केस है तो फिर आप अपना फोकस यहाँ पे वैसे ही नहीं लगा रहे, आप कुंडली को भी देखने भी नहीं आओगे और पूछने भी नहीं आओगे, इसलिए ये वाला केस तो कहीं पे भी कुंडलियों को नहीं खोजेगा। ये हम सिर्फ समझाने के लिए दे रहे हैं। ये 3 केसेस बचते हैं जो ये करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या संभावनाएं बनती है ये होता है। आगे के वीडियोस में हम कुछ इंडिविजुअल चार्ट्स के ऊपर लगा के दिखाएंगे, मैरिज नहीं हुई, मैरिज हुई मगर साथ नहीं, साथ रह के भी लड़ाइयां, ये सब कुछ आपको आगे के वीडियोस में विथ एग्जाम्पल नजर आएगा। तो बने रहिए आगे भी, और अपने दूसरे दोस्तों को भी चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है
तो कम से कम हम उनको एग्जैक्टली बता दें कि भाई ये वाला एरिया प्रॉब्लम है, आप इसके ऊपर काम करो, सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। होपफुली आप सभी इन चीजों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे और अपनी जिंदगियों को खुशहाल बनाएंगे। धन्यवाद।